हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट किया था, जो था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब लास्ट में जो हमारे पास टॉपिक था वो हमने किया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। आज हम करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कल ही मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके एज इट इज़ 11th क्लास में है। थोड़ा और ब्रीफली लगा लो, और इसके बेस पर ही हमारे बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फर्दर आगे आप चाहोगे 11th में 12th में पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे उसके अंदर आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपका 11th क्लास के अंदर। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, वो एज इट इज़ आप किसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। और 11th में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दोनों एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके अंदर भी आपके यूज़ होंगे। सेम ऐसे ही 12th क्लास के अंदर आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 4 ग्रुप रह जाएंगे वो करोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स करोगे, एफ ब्लॉक करोगे, ट्रांजिशन मेटल्स करोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करोगे, उसके अंदर ये यूज़ होंगी टर्म्स। तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स एंड पीरियड्स के। तो हमने 2 साइंटिस्ट की कर ली थी कल एलिमेंट्स की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एक तो डॉबरनियर की थी, जो कि उसने ट्राइड्स के बेस पे दी थी। एक हमने की थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, जो उसने ऑक्टेव के बेस पे दी थी, यानी कि 8 एलिमेंट्स के को लेके चला था कि एक एलिमेंट की 8वें एलिमेंट के साथ जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। इस तरह से उसने क्लासिफिकेशन की थी। अब हम आज करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव एक ऐसा साइंटिस्ट था जो बहुत ज़्यादा समझदार था, क्लेवर था बहुत ज़्यादा। उसने डॉबरनियर और न्यूलैंड वाली जो उनकी जो मिस्टेक थी ना, वो उसने नहीं दोहराई। ठीक है, यानी कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं ना, वो मेंडलीव से ही ली गई है। ये एक बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति था, मतलब बहुत क्लेवर था ये। इसने ऐसी कुछ चीज़ें ली हैं, मतलब उसकी जो इसका जो टेबल है उसको देख के पता चल रहा है कि रियल में इसने बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाया उस चीज़ में। तो चलो हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में उसने क्या किया था। तो मेंडलीव देन गिव द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल कम इनटू नोटिस, यानी कि डॉबरनी और न्यूलैंड के बाद मेंडलीव एक ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने अपने पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट को रखा। तो उसने क्या बताया कि पीरियोडिक टेबल इज चार्ट ऑफ एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट्स का चार्ट है, प्रिपेयर्ड इन सच ए वे, जिसको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन सेम वर्टिकल ग्रुप। इसने क्या कहा, वर्टिकल आपको पता है, वर्टिकल हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि ग्रुप हमारे पास ऐसे होते हैं ऊपर से नीचे, यानी कि अपर से डाउन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो हमारे पास पीरियड्स होते हैं, उनको हम ऐसे लेफ्ट टू राइट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसने अपने जो एलिमेंट्स की जो वो किया था क्लासिफिकेशन, वो इसने वर्टिकल ग्रुप में रखा था, यानी कि जितने भी सेम एलिमेंट्स थे उसको इसने वर्टिकल ग्रुप बना के डाला था। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक मतलब जो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि मान लिया ऊपर से कम है तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आते जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि लगातार उसके अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट हो ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास में। इन दिस देयर आर 7 पीरियड्स, इसके अंदर 7 तो इसने पीरियड लिए थे और 8 इसने ग्रुप लिए थे। आउट ऑफ 8 ग्रुप्स के अंदर, मतलब जो 7 थे, 8 में से जो 7 थे वो तो नॉर्मल एलिमेंट्स थे, और जो एक था यानी कि जो 8वां था वो उसने क्या लिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिया। और उसने एक 9th ग्रुप को इसने कोई भी ग्रुप में नहीं डाला। ठीक है, इसने किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं किया, यानी कि टोटल इसके पास 9 ग्रुप थे। लास्ट के ग्रुप जो 0 ग्रुप इसने बोला उसको इसने किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं किया, 8 ग्रुप में ऐड नहीं किया, इसने अलग से नाम दे दिया कि 0 ग्रुप है। यानी कि इसके जो ग्रुप थे वो थे 0 to 8, यानी कि फर्स्ट टू 8 तो पहले थे और 0 ग्रुप उसने लास्ट में डाला था। एट इस टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स आर नोन। इसके टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। एक्चुअल में इसने क्या किया कि ये एक जगह बैठा था, इसने न्यूलैंड और जो डॉबरनिया था उसकी जो क्लासिफिकेशन थी उसको देखा, इसने पढ़ा, इसने तब इसने क्या देखा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो वो है क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से हो जाए, यानी कि मैं बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर सकूं एलिमेंट्स को। तो ये इसके दिमाग में बात चल रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो इसने क्या किया, इसने मतलब एलिमेंट्स के कार्ड्स बना लिए, यानी कि छोटे छोटे इसने 63 कार्ड्स बना लिए। हर एक कार्ड के ऊपर इसने अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल डाल दिए। जैसे मान लिया एक कार्ड है उसके ऊपर सी डाल दिया, सी किसका सिंबल है, कार्बन का। क्लियर।
तो इसने उस सी से रिलेटेड यानी कि उसने उस कार्बन से रिलेटेड उस कार्ड के अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी, सारी प्रॉपर्टीज़ केमिकल भी और फिजिकल भी, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर भी लिखा और इसका एटॉमिक मास भी लिखा। उस कार्ड के ऊपर इसने कार्बन से रिलेटेड जो भी उसको पता था वो सारी चीज़ें इसने रख दी। यानी कि इसने 63 कार्ड्स इस तरह से रोज़ के अंदर लगा दिए, ऐसे इस तरह से चलता चला गया, वो लगाता चला गया। फिर उसने क्या किया, एक दीवार पे एक बोर्ड लगा दिया, बोर्ड टांग दिया उसने एक दीवार पे वॉल के ऊपर। और क्या करता गया कि जैसे मान लिया उसने एक कार्ड ले लिया, जैसे उसने सी वाला कार्ड ले लिया, कार्बन वाला, और उसने एक जगह पे सी वाले कार्ड को पिन अप कर दिया, पिंच कर दिया, वहाँ पे टांग दिया। फिर वो जैसे जैसे अलग अलग कार्ड्स उठाता गया तो कार्बन से रिलेटेड जिसकी भी प्रॉपर्टी थी वो उसने कार्बन के ऊपर ही उन्हीं कार्डों को क्या करता चला गया, पिन अप करता चला गया। इस तरह से उसने ऐसी अरेंजमेंट कर ली एलिमेंट्स की कि बहुत सारे एलिमेंट्स एक जगह ही पिनअप होते चले गए कि क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच होती जा रही थी। और ऐसे ही उसने ग्रुप्स की मतलब तैयारी कर ली, अपने ग्रुप का फॉर्मेशन कर लिया। तो उसने क्या किया, मतलब क्या कैसे किया, उसकी जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बनाई नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ी है, तो उसकी इस तरह से पीरियोडिक टेबल थी, मैं आपको दिखा देती हूँ शो करके। ये उसकी पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है। उसने क्या किया, 8 ग्रुप रखे। तो देखो हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसके जो ग्रुप हैं वो यहाँ पे हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे नंबर दे रखा है, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इसको इसने डाला है 0 ग्रुप, ठीक है। 0 ग्रुप के अंदर उसने जितनी भी नोबल गैसेस थी जो उस टाइम तक स्टडी हुई थी, मतलब जो नोन थी उस टाइम तक, जिनका जो उस टाइम तक जिनकी खोज हो चुकी थी, वो सारी उसने 0 ग्रुप के अंदर डाल दी। फिर उसने क्या किया, हर एक ग्रुप के अंदर उसने ए बी डिवाइड कर दिया, यानी कि ग्रुप ए को, फर्स्ट को भी उसने ए और बी पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जो ए ग्रुप के थे उसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम डाले। और ग्रुप बी के अंदर उसने डाल दी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड मेटल। सेम ऐसे ही उसने सेकंड ग्रुप को भी ए और बी पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जो ए पार्ट था उसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, इस तरह से रेडान, उसने ये सारी इसके अंदर डाल दी एलिमेंट्स। और सेम बी, इसमें बी वाला जो था उसके अंदर डाल दी उसने जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो इस तरह से उसने अपने ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। तो उसके 8 तो ग्रुप थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 8, और 0 एक उसका लास्ट ग्रुप था, यानी कि टोटल उसके 9 थे। 0 को मिला के अगर मैं बताऊँ, 7 उसने पीरियड्स बनाए थे। देखो 1 पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 जो ग्रुप्स थे उसने वर्टिकल लिए थे, यानी कि उसने अपर से डाउन की तरफ जाने वाले जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि इस तरह से उसने ग्रुप्स को अरेंज किया था। और पीरियड्स उसने हॉरिजेंटल लिए थे, इस तरह से उसने पीरियड्स लिए थे जो लेफ्ट से राइट की तरफ स्टडी करें। तो अब देखते हैं कि इसने ग्रुप्स को कैसे डिवाइड किया। इसने ग्रुप्स को डिवाइड किया कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, वो ऑक्साइड्स बनाएंगे R2O। ये R है वो हमारे पास एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस बता रहा है। जैसे कॉपर ऑक्साइड बनाता है Cu2O, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोजन बनाएगा H2O, लिथियम बनाएगा Li2O। इस तरह से उसने इसको डिवाइड कर दिया। जो सेकंड ग्रुप के थे वो बनाते हैं ऑक्साइड्स RO। तो इसने उस तरह से ऊपर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रख दी कि इस तरह से तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और जो हाइड्राइड है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, वो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप RH बनाता है, जैसे मैं लिथियम लूँ तो लिथियम बनाएगा LiH, सोडियम बनाएगा NH, ठीक है, इस तरह से। तो उसने इस तरह से इसकी फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया। फिर आगे उसने क्या किया, कुछ ऐसे भी उसने मतलब एलिमेंट्स की डिस्कवरी देखी कि जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, जिसको उसने नोबल गैस डाल दिया। अब नोबल गैस के लिए उसने 8 ग्रुप में इसको शामिल नहीं किया, इसने नोबल गैसेस को अलग से ग्रुप में डाल दिया, यानी कि उसका नाम दे दिया 0 ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, 0 ग्रुप। इस तरह से उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बना ली। क्लियर। अब देखते हैं आगे कि क्या बताता है ये कि इसने क्या किया, ही लेफ्ट गैप्स इन हिज टेबल। उसने अपने टेबल के अंदर गैप्स छोड़ दिए फॉर अननोन एलिमेंट्स, वो उन एलिमेंट्स के लिए जो कि पहुँचे नहीं थे उस टाइम तक, जिनकी डिस्कवरी नहीं थी। और यही उसकी जो
क्लेवर जो नेस है उसने यहाँ पे उसने दिखाई कि उसने डॉबरनी और न्यूलैंड ने क्या गलती कर दी। उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर गैप नहीं छोड़े, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि जितने उनके टाइम तक एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी उनको लग रहा था कि इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नेचर के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन मेंडलीव ने देखा कि अभी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जो मास नंबर हैं, अगर ये कंटिन्यूस नहीं चल रहे तो बीच में और भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी डिस्कवरी अभी तक हुई नहीं है। और इसी चीज़ को उसने अपने दिमाग में रखते हुए गैप छोड़ दिया अपनी टेबल के अंदर, और वो गैप मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे 8th ग्रुप के अंदर उसने यहाँ पे गैप छोड़ दिया, फिर उसने फोर्थ पीरियड से उसने एलिमेंट्स को अपने इस ग्रुप के अंदर डाला है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो इस तरह लास्ट में 6th और 7th ग्रुप में भी इसने गैप छोड़ दिया। तो ये उसको पता था कि यहाँ पे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। फिर है ही थॉट दैट, उसने क्या सोचा, व्हेन दीज एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर, इसने सोचा कि अगर एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई बाद में ऑन दे कैन बी प्लेस्ड इन दैट टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स। उसने ये दिमाग में रखा कि अगर यहाँ पे उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई तो वो अपनी इस पीरियोडिक टेबल में इस जगह पे उन एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। और यही इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, मतलब ये इसकी सबसे बड़ी क्लेवरनेस थी कि जो उसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर शो की। ठीक है, फिर आगे उसकी ना कुछ डीमेरिट्स भी थी, मतलब एनामलीज भी थी, उसकी कुछ डीमेरिट्स भी थी और उसकी कुछ मेरिट्स भी थी। फिर दूसरी चीज़ उसने क्या किया, जो एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था उसको उसने रखा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर में। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर कैसे, देखो हाइड्रोजन का कितना है 1 है मास, फिर उसने लिथियम का लिया 6 है, 7 के करीब आ जाएगा 0.919, इनके 7 के करीब। सोडियम का 23 बन जाएगा, पोटाशियम का उसने लिया 39, रुबिडियम का 85। तो इस तरह से देखो मास इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसने इंक्रीजिंग मास नंबर के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। सेम ऐसे ही पीरियड्स के अंदर भी 39 के बाद 40, 40 के बाद 44। ठीक है, इस तरह से उसने अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को ग्रुप्स में और पीरियड्स में अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर। फिर उसने क्या किया, आगे उसकी मेरिट्स आती हैं कुछ, उसकी मतलब अचीवमेंट है वो क्या है कि ही कैप ग्रुप द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि एक तो उसने गैप छोड़ा, दूसरा उसके मेरिट्स में क्या आता है कि उसने एटॉमिक मास के बेस पर ही अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। केमिकल और जो प्रॉपर्टी थी उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड में ऊपर लिख दिया था। सेकंड उसकी मेरिट क्या थी, ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स लाइक गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम। इवन ही लेफ्ट फुल गैप वैकेंट फॉर अनडिस्कवर्ड इनर गैस 0 ग्रुप में जो है उसने क्या किया, मतलब अपने उसमें उसने बिल्कुल गैप छोड़ दिया कि जो उसके टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स थे जो अनडिस्कवर्ड थे, यानी कि जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनके लिए उसने गैप छोड़ दिया। जो उस टाइम के नोन थे, मतलब गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम है, वो उस टाइम तक उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। फिर आगे क्या किया, ही कुड प्रिडिक्ट एरर्स इन एटॉमिक वेट्स ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। फिर उसने क्या देखा कि उसने ये देखा कि उसके टाइम पे जो गोल्ड, प्लैटिनम थे एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक में वेट में ना कुछ एरर आ रहा था। एरर कैसे आ रहा था कि जैसे इसने गोल्ड है हमारे पास 196, सिल्वर है उसके पास 107। ठीक है, तो उसने गोल्ड, प्लैटिनम लिया। अब गोल्ड का जो मास है वो देखो कितना है 196 है। ठीक है, फिर बैरियम है उसका कितना है 137 है। इधर मरकरी कितना आता है इसका 200 है। तो उसको यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का जो मास नंबर था उसको इसमें क्या लग रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जो गोल्ड है उसका प्लैटिनम के जो मास नंबर है उसके अंदर थोड़ी सी उसको दिक्कत आ रही थी। वो क्या आ रही थी, देखो यहाँ पे गोल्ड का कितना है 196 है और प्लैटिनम का कितना है 195 है। अभी दिखा देती हूँ आपको, देखो पीरियोडिक टेबल में गोल्ड का कितना 196 और प्लैटिनम का कितना 195 है। तो अगर यहाँ से हम इस तरफ से बढ़ रहे हैं तो देखो हमारे पास मास नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे देखो प्लैटिनम का तो 195 है और गोल्ड का 196 है। तो उसको इसमें थोड़ा सा एरर लगा था इसके एटॉमिक मास में कि इसको अरेंज करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ये उसकी मेरिट थी। अब उसकी डीमेरिट्स क्या है, उसकी डीमेरिट्स हैं पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। उसने अपनी जो टेबल थी उसके अंदर वो आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि उसके टाइम पे जैसे कार्बन 14 में भी प्रेजेंट होता है तो वो आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी टेबल के अंदर।
दूसरी उसकी डिसमेरिट क्या थी कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन फॉर, जो रॉन्ग नंबर के एटॉमिक मास थे उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि आर्गन का एटॉमिक मास कितना है 40, और यहाँ पे जो पोटाशियम है उसका मास नंबर कितना है 39। तो शुड कम लेटर बट पोटाशियम शुड बी प्लेस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हिज लॉ। ठीक है, तो पोटाशियम का अगर 39 है, आर्गन का अगर 40 है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, पोटाशियम के तो उसके टाइम पे कितना निकल रहा था 30 निकल रहा था, और जो आर्गन है उसके टाइम पे कितना निकल रहा था 40 निकल रहा था। तो उसको थोड़ा सा मतलब ये था कि अगर आर्गन के से पहले पोटाशियम लिखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मास जो है वो कहीं ना कहीं एरर में आ रहा है। ठीक है, तो एरर में आ रहा है तो इसका कितना होना चाहिए 39 होना चाहिए, लेकिन उसके टाइम पे कितना दिखा रहा था वो 30 दिखा रहा था। तो ये इसकी यहाँ पे डिसमेरिट थी। अब अपने पास नेक्स्ट आती है इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ, पूरा ब्रीफली नहीं करवाऊँगी क्योंकि वो बहुत बड़ी है, तो उसको कंप्लीट करवाऊँगी एक अलग से वीडियो बना के, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं, जैसे एटॉमिक साइज़ आ गया, हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ गई, और अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एटॉमिक मास है, एटॉमिक रेडियाई है। ठीक है, जो इसमें अब स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें वो इसमें आएंगी, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उसको करने के लिए मतलब वीडियो अपनी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जस्ट बता रही हूँ मैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को करने से पहले एक साइंटिस्ट थे हेनरी जे मोस्ली। उन्होंने क्या किया था कि वो एटॉमिक नंबर के बेस पे उन्होंने अपनी एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और वो उन्होंने एक मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि उन्होंने किया था एक्सरे स्पेक्ट्रा के बेस पे। उसी के बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखा था, जिसका फ़ायदा किसने उठाया, नील बोर ने उठाया। यानी कि नील बोर ने इनकी जो स्टडी थी उसको अच्छे से करके, जो हेनरी जे मोस्ली की जो स्टडी थी उसको अच्छे से करके, एक्सरे वाली जो स्टडी थी उसको करने के बाद ही जो बोर्स मॉडल है उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की, जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमारे पास हमने किया है सिर्फ मेंटली पीरियोडिक टेबल। मेंटली पीरियोडिक टेबल के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, कितने इसमें पीरियड्स हैं, जीरो ग्रुप्स में कौन सी मेटल एलिमेंट्स रखे जाते हैं, नोबल गैसेज रखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंटली पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, इसको आप अच्छे से करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।